हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जब ये हाइगन वेव थ्योरी फेल हुआ तो इसके बाद जो थ्योरी आया वो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यानी थर्ड नंबर पे जो थ्योरी है अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या शॉर्टकट इसको मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी भी कहते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लिख सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट वेव है, लाइट इज अ वेव। ये थ्योरीज हम क्यों जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम ये समझने वाले हैं कि क्या जो लाइट है दिस हैज द वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके बारे में जो थ्योरीज है वो हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें दो थ्योरीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके फेल्यूर भी जो है हम पढ़ चुके हैं, और आज जो है तीसरा थ्योरी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उसके मुताबिक लाइट इज वेव। हाइगन ने भी कहा था कि लाइट वेव है, न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कार्पसल्स है, कार्पसल मींस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ नेग्लिजिबल मास। और हाइगन ने कहा था कि नहीं, जो लाइट है दिस इज वेव, लेकिन वो तो फेल हुआ क्योंकि वहां पे तो मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट था उस वक्त। और मैक्सवेल ने कहा कि लाइट बिल्कुल वेव है, लेकिन लाइट वेव है लेकिन मैकेनिकल वेव नहीं है, नॉट मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज वेव बट नॉट ए मैकेनिकल वेव। तो अगर मैकेनिकल वेव नहीं है तो फिर कौन सा वेव है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, लाइट इज new type of wave called electromagnetic wave। मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट है ये एक न्यू टाइप ऑफ वेव है उस वक्त, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज वेव, नॉट मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ न्यू टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? जब मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्टकट हम इसको ईएम वेव लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक and electric and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टरबेंस है, which are generated from accelerating or oscillating charge particle, जो कि oscillating या accelerating charge particles इनको जनरेट करता है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि लाइट वेव है। कौन सा वेव है? न्यू टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस होता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेव इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। ये डिफिनेशन तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो डिफिनेशन मैकेनिकल वेव की है, क्योंकि मीडियम में हम मैकेनिकल वेव को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो वेव एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस होता है जो कि मीडियम में क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस डिस्टर्बेंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट होते हैं।
मैकेनिकल वेव में जो मीडियम आप डिस्टर्ब करते हैं, तो मतलब कि मीडियम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ व्हाइल ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, दिस इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं। और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, यानी डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज जनरेटेड बाय द एक्सेलरेटिंग एंड ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है ये जनरेट करता है। एक्सेलरेटिंग का मतलब ये नहीं होना कि चार्ज को फास्ट बनाए, मतलब कि चार्ज की स्टेट को चेंज करे। एक चार्ज जो मूव कर रहा है, आप इसको जो है स्लो डाउन करें तो ये एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि एक्स रे प्रोडक्शन में आपने देखा है, जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को टारगेट से कोलाइड करते हैं तो वो जो है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉस करता है। या इलेक्ट्रॉन को शेल्स के अंदर जो है ऑसिलेट करे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब टेक प्लेस हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन को निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह ऑसिलेटिंग और या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। और इस डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की को जो है हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा पॉइंट जो है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव consist of electric field, oscillating electric field, consist of oscillating electric field and magnetic field। oscillating electric field और oscillating magnetic field पर consist करता है, which are mutual perpendicular, जो कि एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एंड दी प्रोपेगेशन डायरेक्शन या एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। ये देखिए 290 डिग्री जो है यहां पे बनते हैं, 290 डिग्री, एक बल्कि 390 डिग्री, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपेगेशन डायरेक्शन के दरमियान, एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन डायरेक्शन के दरमियान। मैक्सवेल के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होता है। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन प्रोपेगेट करते हैं उसको भी ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहां पे मैं आप लोगों को डायग्राम में शो करूं, अच्छा फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, और ये जो है x एक्सिस है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल दिस इज अलोंग y एक्सिस, अप एंड डाउन ऑसिलेट हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अप एंड डाउन जो है ऑसिलेट करता है इन दी y डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में जो है ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह। और ये x जो है, x डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि दिस इज y डायरेक्शन along with the electric field, this is z direction along with the magnetic field, b से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, and this is the x direction along with the propagation direction। तो ये देखिए this is propagation,
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान भी 90 है। प्रोपेगेशन और जो है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान भी 90 है। प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान भी क्या है, 90 है। तो मैक्सवेल्स के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर जो है कंसिस्ट करता है, और जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं, एट 90 डिग्री दोनों ऑसिलेट होते हैं, और प्रोपेगेशन डायरेक्शन को भी ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहां पे उन्होंने थर्ड पॉइंट ये लिखा, थर्ड पॉइंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are those waves which do not required any material medium for their propagation। ये भी मैक्सवेल्स ने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कि ऐसे वेव्स है जो कि इनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी की भी जरूरत नहीं है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नंबर 4 पॉइंट नोट कर ले, EM waves can propagate in a free space। वैक्यूम आप कह सकते हो, फ्री स्पेस। ये मैकेनिकल वेव जैसे नहीं है। मैकेनिकल वेव्स मेटल मीडियम के बगैर हम क्रिएट नहीं कर सकते। मैकेनिकल वेव को क्रिएट करने के लिए मेटल मीडियम जरूरी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये ऐसे वेव्स है जिनके लिए किसी भी मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब ये वैक्यूम में प्रोपेगेट हो सकता है, ये फ्री स्पेस में प्रोपेगेट हो सकते हैं। तो इस तरह जो हाइगन पे क्वेश्चन हुआ था कि अगर लाइट वेव है तो लाइट मैकेनिकल वेव होगा, अगर मैकेनिकल वेव है तो यह फ्री स्पेस में कैसे प्रोपेगेट होता है, क्योंकि वहां पे तो वो फेल हुआ। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट बिल्कुल वेव है, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऐसा वेव्स है जो कि फ्री स्पेस में प्रोपेगेट हो सकता है। इसकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं आप लोगों को यहां पे इस डिफिनीशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर ले, अगर किसी ने भी आपसे पूछा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस होता है इन दोनों में, या आउट ऑफ फेज होता है, या इन फेज होता है, या कोई फेज डिफरेंस होता है। तो ये नोट कर ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन फेज होते हैं। इन फेज मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है, जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, दोनों की सेम है। दोनों की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में कोई फर्क नहीं है। अगर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में कोई फर्क नहीं है तो इट मींस कि देयर इज नो फेज डिफरेंस। इट मींस सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब कि सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम भी होते हैं, सेम टाइम पर दोनों जीरो भी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है उसी टाइम। अगर जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है। तो मतलब कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन यहां पे आप जो है डायग्राम में देख सकते हो, ये देखें, तो सेम टाइम पर 0 भी है और सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम भी है, तो मतलब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इट मींस
phi is represent the phase difference. That means that phase difference is a 0. There is no phase difference between the electric field and magnetic field and the electromagnetic waves. This is important MCQs point, ये note कर लें. So this is electromagnetic wave, और electromagnetic wave free space में propagate कर सकता है. तो लाइट जो है, लाइट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट जो है ये फ्री स्पेस में क्या कर रहा है, फ्री स्पेस में प्रोपेगेट हो सकता है. ये जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, दिस इज द सक्सेसफुल थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक सक्सेसफुल थ्योरी है, और इसके मुताबिक लाइट जो है दिस इज द वेव नेचर. ये लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में प्रोपेगेट होता है, मतलब कंटिन्यूअसली ये जो है एनर्जी को जो है ट्रांसफर करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहा है. और लाइट खुद एक वेव है, लेकिन कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और मैक्सवेल्स थ्योरी के मुताबिक आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, polarization of light and diffraction of light, ये जो तीन मेन प्रॉपर्टीज है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि इसको एक्सप्लेन करने में न्यूटन जो है वो फेल हुआ था. न्यूटन corpuscular theory is completely failed in explaining these phenomena, the characteristic of the light, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन. इन तीनों को मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू हम जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी अगर लाइट को हम एज अ वेव लेते हैं तो ये तीनों प्रॉपर्टी लाइट की हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर में, थिन फिल्म में, इस तरह एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है, फ्रनहाफर डिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, इस तरह पोलराइजेशन जो है. तो इन सारे प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग द लाइट एज अ वेव. बट विच टाइप ऑफ वेव द लाइट इज? The light is a new type of wave called electromagnetic wave, which can propagate in a free space. It means that light itself is oscillating electric and magnetic field. And the sensation of vision produced in our eyes is due to the electric field and the light. लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हम जो है वो देख रहे हैं, एक्साइटेशन हो रहा है हमारी आंखों में, इमेज बनता है. तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइट को एज अ वेव लेना है. और कौन सा वेव? मैकेनिकल वेव नहीं, कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. किसके मुताबिक? मैक्सवेल्स के मुताबिक. सो दिस इज द सक्सेसफुल थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. लेकिन ये तो 19वीं जो सदी है उसकी बातें हैं. लेकिन यहां पे जब 1901 हुआ, 1901 आया, 1901 यानी द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, इससे पहले हमारे पास एक क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसमें हम न्यूटन लॉज पढ़ते हैं. एक थर्मोडायनामिक्स था, थर्मोडायनामिक, और तीसरा जो था वो था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. देयर आर मेन 3 ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स बिफोर द 20th सेंचुरी, यानी इन द 19th सेंचुरी. 20वीं सदी से पहले हमारे पास फिजिक्स के 3 मेन ब्रांचेस थे, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि शायद जो नेचर वाला स्टडी है, मतलब जो फिजिक्स है, ये कंप्लीट हुआ है अब, मतलब बाकी फिजिक्स जो है वो हम डेवलप नहीं कर सकते, नेचर यहां पे स्टॉप हुआ, बाकी नेचर के बारे में जो इल्म है वो नहीं है. लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 1901 में हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आ गए
ऐसे प्रोसेस आ गए, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए कि हम हैरान हो गए कि यार ये कैसे एक्सपेरिमेंट है, ये तो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, थर्मोडाइनामिक्स में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कैसे प्रॉब्लम थे? नंबर एक प्रॉब्लम जो था 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, लेक्चर थोड़ा सा जो है वो लेंथी जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो था फास्ट मूविंग पार्टिकल। फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल, कितना फास्ट मूविंग पार्टिकल? स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10 लाख मीटर पर सेकेंड, 10 लाख मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा पार्टिकल जो है वो डेवलप्ड हुए, ऐसे एक्सपेरिमेंट आ गए कि उसमें जो पार्टिकल थे वो इस स्पीड से जा रहे थे, इस स्पीड से। तो ऐसे स्पीड के लिए जो है हम क्लासिकल फिजिक्स पे उसको एक्सप्लेन करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ और था और हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स वाला रिजल्ट है वो कुछ और था। तो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट इन स्पीड के लिए किए गए, वो एक्सपेरिमेंट हम क्लासिकल फिजिक्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो एक प्रॉब्लम तो ये आया। बाकी बाद में ये प्रॉब्लम किसने हल किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, एक्सप्रेस बाय आइंस्टाइन इन 1905। 1905 में एसटीआर जब आया। ये छोड़ो, सेकेंड जो प्रॉब्लम था, सेकेंड प्रॉब्लम वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जो ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक है डिटेल के साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे इतनी बातों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर की जो स्टार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपकी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थर्मल रेडिएशन है, ये ड्यू टू टेम्परेचर ये बॉडी एमिट करता है। इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या क्यों कहते हैं, या ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे कहते हैं, इससे हमारा ताल्लुक यहाँ पे नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ईयर, ये फिजिक्स क्लास 11 है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में ये हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को थ्योरीज जो है, वो एक थ्योरी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, उस पे मैं आ रहा हूं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थे वो एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये जो टॉपिक जो है वो आया, ये एक्सपेरिमेंट आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान या वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान इस तरह कर्व थे ब्लैक बॉडी के एक्सपेरिमेंटली। इस कर्व को हमने एक्सप्लेन करना था, इस कर्व को, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है और हम फार्मूला इनके लिए, इसके लिए एक फार्मूलेज बनाएंगे और फार्मूलाज के थ्रू हम इसको फिर से प्लॉट करेंगे, थ्योरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट यहाँ पे, जैसा कि रिलीजीन था और वीन्स था, उन्होंने इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जो वीन्स था उसकी कर्व इस तरह आ गई और जो रिलीजीन था उसकी कर्व इस तरह आ गई। मतलब कि न रिलीजीन ने कंप्लीटली इस कर्व को प्लॉट किया, न वीन्स ने कंप्लीटली इस कर्व को प्लॉट किया। वीन्स जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ में तो सही था, लेकिन लॉन्गर में फुली फेल हुआ, इसकी जो कर्व था वो इन्फिनिटी पे चला गया। रिलीजीन था वो लॉन्गर वेवलेंथ पे तो सही था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में फेल हुआ, उसकी कर्व इन्फिनिटी पे चला गया। तो ये दोनों जो है ये फेल हुए इस कर्व को एक्सप्लेन करने में, इस कर्व को प्लॉट करने में। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, फार्मूलाज उन्होंने बनाए, लेकिन उन फार्मूले के थ्रू ये कर्व जो है प्लॉट नहीं किया जा सकता था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए
एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम मिक्स प्लांक था, मिक्स प्लांक। और मिक्स प्लांक ने एक थ्योरी जो है वो शो किया जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, मिक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मिक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को हम PQT शॉर्टकट लिख सकते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी। मिक्स प्लांक ने जो थ्योरी पेश किया उसको प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और इसमें जो क्वांटम वर्ड है, क्वांटम वर्ड, जैसा कि न्यूटन में, न्यूटन थ्योरी में, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में कार्पसल्स वाला जो वर्ड था, कार्पसल्स मींस स्मॉल पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास। इस तरह प्लांक क्वांटम थ्योरी में जो क्वांटम वाला वर्ड है, इसकी मीनिंग है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या मीनिंग है? पैकेट आर बंडल ऑफ एनर्जी। इसको पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी कहते हैं, पैकेट और बंडल ऑफ रेडिएशन। मतलब यह हुआ, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी मतलब यह हुआ कि लाइक पार्टिकल बिहेवियर, लाइक पार्टिकल, लाइक अ पार्टिकल। प्लांक क्वांटम थ्योरी में जो क्वांटम वर्ड है, दिस मीन्स दैट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, एंड पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी मीन्स लाइक पार्टिकल, पार्टिकल जैसा। तो इट मीन्स कि जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है ये कह रहा है कि जो रेडिएशन आ रहे हैं एक बॉडी से, जो रेडिएशन आ रहे हैं एक टॉर्च से, जो रेडिएशन आ रहे हैं, ये रेडिएशन कंटिन्यूस ये बॉडी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये रेडिएशन पैकेट पैकेट में आ रहे हैं, पैकेट पैकेट में, बंडल बंडल फॉर्म में ये रेडिएशन जो है इस बॉडी से निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और ये बॉडी रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, लाइट आप ले ले या और रेडिएशन आप ले ले, तो ये बॉडी रेडिएशन को तो एमिट कर रहा है, लेकिन इस बॉडी से जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं। ये एक बंडल ऑफ एनर्जी एमिट करता है, तो इसके बाद दूसरा बंडल ऑफ एनर्जी, तो इसके बाद तीसरा बंडल ऑफ एनर्जी, तो इसके बाद चौथा बंडल ऑफ एनर्जी। तो ये बॉडी जो है ये लाइट को एमिट कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है, लेकिन ये बॉडी जो एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये कंटिन्यूअली एमिट नहीं कर रहा, बल्कि पैकेट पैकेट में ये बॉडी जो है लाइट को, रेडिएशन को, एनर्जी को एमिट कर रहा है बंडल फॉर्म में। एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उन्होंने रिलीज किया, इसके बाद दूसरा पैकेट, इसके बाद तीसरा पैकेट, तो मतलब कि अलग अलग पैकेट जो है, अलग अलग बंडल ऑफ एनर्जी जो है ये बॉडी से एमिट हो रहे हैं, न कि ये बॉडी कंटिन्यूअली लाइट को एमिट करता है। जैसा कि मैक्सवेल ने कहा था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली। चार्ज पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट करता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी इससे जो है रिलीज होता है, लाइट रिलीज होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहते हैं, या रेडिएशन इसको कह दे। तो यहां पे मैक्स प्लांक ने कहा कि जो बॉडी रेडिएशन एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करता, बल्कि बंडल बंडल एनर्जी जो है वो एमिट करता है, पैकेट पैकेट एनर्जी जो है वो एमिट करता है। और ये जो बंडल ऑफ एनर्जी है, उन्होंने कहा कि इस एक बंडल को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। और आइंस्टाइन ने इसको फिर फोटॉन का नाम दिया, फोटॉन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। तो इस एक बंडल को क्वांटा और फोटॉन कहते हैं। और ये पार्टिकल लाइक होता है, लाइक पार्टिकल, ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो इट मींस के मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो बॉडी रेडिएशन एमिट करता है, जो बॉडी एनर्जी एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, ये कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करता, कंटिन्यूअस फॉर्म में एमिट नहीं करता, बल्कि पैकेट पैकेट फॉर्म में ये लाइट को एमिट करता है। और इस एक पैकेट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइट को, ऑफ रेडिएशन को क्वांटा और फोटॉन कहते हैं, और इसको पार्टिकल लाइक कहते हैं, लाइक पार्टिकल होता है ये। दिस इज द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, ऑफ रेडिएशन। और इस एजम्पशन के थ्रू ये उन्होंने एजम्पशन किया कि लेट सपोज इस तरह है, ये लाइट जो है ये कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है मैक्सवेल्स की तरह, बल्कि जो लाइट आ रहा है हमें, जो रेडिएशन हमें आ रहे हैं बॉडी से, ब्लैक बॉडी से, ये रेडिएशन पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की बंडल बंडल फॉर्म में है, जो कि पार्टिकल तरह बिहेव करता है। तो इस एजम्पशन के थ्रू जब उन्होंने फार्मूला बनाया
और उस फार्मूले के थ्रू जब उन्होंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी की ग्राफ प्लॉट की, तो बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंटल करो था, एक्सपेरिमेंटल करो, और जो मैक्स प्लैंक वाला करो था, बिल्कुल ये एग्जैक्ट एक दूसरे से मैच कर गए। दोनों एग्जैक्ट मैच हो गए, जो एक्सपेरिमेंटल करो था और प्लैंक वाला जो करो था। तो जब ये करो दोनों मिल गए, तो फिर जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला मसला था, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो करो था, जो किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये दो साइंटिस्ट विंस एंड रिलीजन, ये दोनों साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करने में, इसको प्लॉट करने में फेल हुए, क्योंकि दोनों की कॉन्सेप्ट जो था वो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बेस पर था। तो दोनों जो है वो फेल हुए, और तीसरा साइंटिस्ट जो आ गया इन 1901 एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वो था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी शो किया जिसको हम मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो क्वांटम वाला वर्ड है, ये पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी को कहते हैं, जिसको क्वांट और फोटॉन कहा जाता है। ये पार्टिकल जैसा होता है, लाइक पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो बॉडी रेडिएशन एमिट करते हैं, लाइट एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये कंटिन्यूसली एमिट नहीं कर रहा, बल्कि एक बंडल फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में एक एक पैकेट हमें जो है वो दे रहा है। जैसा कि बुलेट आप फायर करते हो तो एक बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट, चौथा बुलेट, तो इस तरह ये बॉडी जो है हमें रेडिएशन देता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ बंडल। और इस एजम्पशन के थ्रू, इस थ्योरी के बेस पर जब उन्होंने कैलकुलेशन किया, उन्होंने फार्मूला बनाया, और उस फार्मूले में वेवलेंथ और इंटेंसिटी की ग्राफ जो है उन्होंने प्लॉट की, तो उसकी करो और एक्सपेरिमेंटल करो ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर गए। तो इसी बेस पर उन्होंने कहा कि लाइट जो है दिस हैज द पार्टिकल नेचर, लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल जैसा है, क्योंकि वो बंडल फॉर्म में है, फोटॉन है, क्वांटा है। इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें आइंस्टाइन ने कहा था कि बिल्कुल जो लाइट है ये फोटॉन जैसा फोटॉन है, और फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोलाइड होता है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर कम है तो नहीं कर सकता। ये बातें उन्होंने की। एक बात मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये है कि जो क्वांटा या जो फोटॉन है, इसकी एनर्जी जो है ये NHF के बराबर होगी, एनर्जी NHF के बराबर होगी। और इसमें जो H है ये प्लैंक कांस्टेंट है, 10⁻⁻34 में है, और F जो है दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी। एक्चुअल ये इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी से जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहते हैं ट्रांजिशन करता है, उसी फ्रीक्वेंसी से लाइट को भी जो है वो निकालता है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड n एज द इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 5। और मैक्स प्लैंक ने यह कहा कि जो एनर्जी है, जो बॉडी एनर्जी को एमिट करता है, वो HF के बराबर हो सकता है, 2HF का बराबर हो सकता है, 3HF के बराबर हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन बॉडी 1.5 HF एनर्जी जो है वो एमिट नहीं कर सकता। इट मींस कि जो बॉडी एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एवरी वैल्यू ऑफ एनर्जी को एमिट नहीं करता, बल्कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज वाले एनर्जीज को जो है वो एमिट कर रहा है, 1HF 2HF 3HF 4HF। मतलब कि बॉडी कंटिन्यूली एनर्जी को जो है वो रेडिएट नहीं कर रहा, कंटिन्यूली वेव की फॉर्म में बॉडी जो है वो एनर्जी को एमिट नहीं करता, बल्कि बॉडी एनर्जी को एमिट कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइक पार्टिकल जैसा जो है वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, पैकेट में एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने जो है ये शो किया कि बिल्कुल जो लाइट है ये फोटॉन है, ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक था वो कॉम्पटन इफेक्ट था। कॉम्पटन ने भी ये शो किया, कॉम्पटन स्कैटरिंग इसको कहते हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जो कि एक्सरे की वेवलेंथ में स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से, जब उन्होंने एक्सरे को स्कैटर किया इलेक्ट्रॉन से, तो एक्सरे की वेवलेंथ में जो है वो काफी चेंज आया।
जबकि थॉमसन ने इलास्टिक स्कैटरिंग की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ है उसमें चेंज नहीं आता। इसमें जो कॉम्पटन है उन्होंने चेंज को जो है ऑब्जर्व किया कि नहीं, एक्सरे की वेवलेंथ में तो चेंज आ रहा है। उस चेंज को थ्योरेटिकली फार्मूला के थ्रू उन्होंने मालूम किया और उसकी चेंज और एक्सपेरिमेंटल चेंज ये दोनों मैच होते थे। लेकिन उन्होंने जो कैलकुलेशन स्टार्ट की वो स्टार्ट की कि E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ से, मतलब क्वांटा या फोटॉन से। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, अनदर गुड एविडेंस फॉर द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और जो तीसरा टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन के जो गामा रेज है, ये जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इंटरेक्शन शो करता है तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वहां पे भी ये HF वाला इक्वेशन था, वो उन्होंने कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पर प्रोडक्शन है, ये 4 ऐसे टॉपिक है जो कि क्वांटा की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल एविडेंस है। मतलब क्वांटम थ्योरी की ये जो है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सबूत है हमारे पास। तो इस तरह इट मींस कि यहां जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें हम एनर्जी को, लाइट को, रेडिएशन को पार्टिकल जैसा तस्वर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनमें हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। तो इट मींस कि लाइट यहां पे एज अ वेव कैरेक्टर जो है वो रख रहा है, लेकिन ऐसे एंड टॉपिक्स में लाइट जो है दिस इज द वेव, दिस इज द पार्टिकल नेचर, पार्टिकल कैरेक्टर। तो इट मींस कि जो लाइट है इसकी वेव बिहेवियर भी है एज वेल एज इसकी पार्टिकल बिहेवियर भी है। तो इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है अबाउट लाइट, दिस इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। लाइट को हम एज अ वेव भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं और लाइट को हम एज अ पार्टिकल भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में लाइट को हम एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं और इन टॉपिक्स में हम लाइट को जो है एज अ वेव कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने वेव बिहेवियर ऑफ लाइट को जो है यूज करना है। आपने लाइट को एज अ वेव लेना है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल करना है। मतलब कि लाइट को एज अ पार्टिकल बिहेवियर इसकी जो है वो लेना है, मतलब कि लाइट को क्वांटा और फोटॉन लेना है। तो दिस इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ लाइट। This is the background of the light. This is the history about the nature of light. तो लेक्चर की जो स्टार्ट था वो ये था, सेकंड लेक्चर के स्टार्ट के नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में हमने ये क्लियर किया कि ये हमने कहा था कि हम ये क्लियर करेंगे कि क्या लाइट वेव है या पार्टिकल है। तो इस पे हमने थ्योरी पढ़े, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, लेकिन वो तो फेल हुआ। फिर हाइगन वेव थ्योरी, वो भी फेल हुआ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये सक्सेसफुल थ्योरी था अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, और इसके मुताबिक लाइट इज अ वेव। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू एमिट लाइट रेडिएशन और एनर्जी। जबकि 1901 में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी जो है ये फेल हुआ, ये थ्योरी सक्सेस नहीं था। ये दो साइंटिस्ट रिलीजन और वीन्स जो फेल हुए, ये क्यों फेल हुए? क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल कर रहे थे और उन फार्मूलाज के थ्रू ये कर्व जो है प्लॉट नहीं हो रहा था। तो इसको प्लॉट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने ये एज्यूम किया कि नहीं, जो बॉडी है ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो लाइट एमिट कर रहा है, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, यहाँ पे हमारा काम लाइट है, बाकी आप एनर्जी रेडिएशन जो भी कहते हो, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है ये रेडिएशन कंटिन्यूअली एमिट नहीं कर रहा, बल्कि ये पैकेट फॉर्म में एमिट कर रहा है। और एक पैकेट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्वांटा फोटॉन कहते हैं और ये पार्टिकल लाइक होता है, पार्टिकल जैसा होता है। तो उन्होंने जो फार्मूला बनाया था और उस फार्मूला में वेवलेंथ और इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की वैल्यू उन्होंने पुट की थी, तो वहां पे जो प्लॉट उन्होंने किया था, जो ग्राफ प्लॉट किया था उन्होंने, वो ग्राफ और एक्सपेरिमेंटल कर्व दोनों जो है वो एग्जैक्टली मैच हुए थे। तो इस तरह उन्होंने लाइट की, रेडिएशन की एक नया जो है बिहेवियर हमें शो किया, दिस इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
तो nowadays we say that light has wave character as well as particle character. This is about the nature of light. इसके बाद हम जो है वेव फ्रंट पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के बाद हम पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल. तो वेव फ्रंट और हाइगन प्रिंसिपल इन दो टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू.